अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू यू कंपेनियन। आज के इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 44 राइटिंग रिज्यूम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 43 में हमने रिज्यूम राइटिंग की बुनियाद रखी थी, जिसमें हमने रिज्यूम देखा था कि रिज्यूम क्या है, इसके बारे में गलतफहमियां और हकीकत क्या है, एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से लिखना, 7 खूबियां जो एम्प्लॉयर चाहता है, फिर सेल्फ असेसमेंट, कैरियर गोल्स, रिज्यूम के हिस्से और क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम का फॉर्मेट देखा था। अब लेक्चर नंबर 44 में हम रिज्यूम की दूसरी अहम किस्म जिसमें जो कि फंक्शनल रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने के टिप्स देखेंगे और सबसे आखिर में इंटरव्यूइंग यानी कि इंटरव्यू की तैयारी और आम सवालात जिससे अच्छा इंप्रेशन बनने के तरीके और इंटरव्यूज़ क्या वैल्यूएट करते हैं, ये सब देखेंगे और इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या अहमियत है। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो तो हमारा फाइनल लेक्चर है, जो कि इस पूरी बुक का ओवरव्यू है, तो वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि द फंक्शनल रिज्यूम, ए फंक्शनल रिज्यूम emphasizes a list of skills and accomplishments identifying employer and academic experience in subordinate sections. तो दिस अप्रोच हैज़ 3 एडवांटेजेस। अच्छा, फंक्शनल रिज्यूम क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम से बिल्कुल अलग है। इसमें काम के तजर्बे की जगह स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स यानी कि काबिलियत और कामयाबियों को ज़्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है। एम्प्लॉयर्स और तलीम की डिटेल सबऑर्डिनेट सेक्शन में दी जाती है, यानी कि कम अहम पोजीशन पर। यानी फॉर्मेट उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो कि अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, बजाय कि इसको किसी कंपनी में कब तक रहे हैं। यहाँ पर इसके 3 फ़ायदे हैं। विदाउट हैविंग टू रीड थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शंस एम्प्लॉयर कैन सी व्हाट यू कैन डू फॉर देम। उसके बाद है यू कैन एम्फसाइज अर्लियर जॉब एक्सपीरियंस एंड यू कैन एम्फसाइज एनी लैक ऑफ कैरियर प्रोग्रेस और लेंथी अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला ये है कि विदाउट हैविंग टू रीड थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शंस, यानी कि एम्प्लॉयर को लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा देख लेता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं और आपकी स्किल फ्रंट एंड सेंटर पर होती हैं। नंबर 2 के मुताबिक ये है कि यू कैन एम्फसाइज अर्ली जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपके पास पहले के कोई अच्छा तजर्बा है जो पुराना है, तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में वो दब सकता है। फंक्शनल रिज्यूम में आप उसे अपनी स्किल्स के ज़रिए उभार सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यू कैन डी एम्फसाइज एंड एनी लैक ऑफ कैरियर प्रोग्रेस और लेंथी एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कैरियर में कोई लंबा गैप रहा है या तरक्की या प्रमोशन नहीं हुई, तो फंक्शनल रिज्यूम में ये चीज़ें दब जाती हैं, क्योंकि फोकस स्किल्स पर होता है, डेट्स पर नहीं। यहाँ पर एक इसकी एग्जांपल दी गई है जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद उसकी रेलिवेंट स्किल्स लिख दी गई हैं। रेलिवेंट स्किल्स में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये सारे अपनी स्किल्स दे दी गई हैं। उसके बाद जाके उन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखा है। उसमें ये देखें तो दिस सजेशंस एड इन कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें हम पहले देखा तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद रेलिवेंट स्किल्स का सेक्शन है। ये सबसे प्रोमिनेंट है कि स्किल्स को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एंड हर कैटेगरी के नीचे उस स्किल्स को सपोर्ट करने वाला स्पेसिफिक एक्सपीरियंस लिखा गया है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर जो वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है, लेकिन यहाँ पहले वाले सेक्शन के मुकाबले में कम प्रोमिनेंट है। यहाँ सिर्फ जॉब टाइटल, कंपनी और डेट्स लिखेंगे हैं, और आखिर में एजुकेशन। फंक्शनल रिज्यूम में उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि कैरियर चेंज कर रहे हों, जिनके पास डाइवर्स स्किल हों या जिनके पास हिस्ट्री में गैप्स हों। यहाँ पर कुछ सजेशंस है फॉर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। दिस सजेशंस एड इन कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कि जब आप किसी जॉब के लिए लाइव एप्लीकेशन बढ़ रहे हों तो ये गाइडलाइंस मददगार हो सकती हैं। अक्सर लोग रिज्यूमे के साथ साथ फॉर्म भी फिल करते हैं और छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो कि उनका प्रेशन ख़राब कर सकती हैं। यहाँ पर 10 सजेशंस दी गई हैं, जिसमें अच्छा ये 2 से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, ये पहले इधर है मास्टर ऑफ बिजनेस, अच्छा ये तो एजुकेशन है। यहाँ पर इसकी फर्स्ट सजेशन किधर गई है, तो पहले ये देखते हैं कि कीप योर रिज्यूम अप टू डेट एंड कैरी अ कॉपी ऑफ विद यू। यहाँ पर है कि अपने रिज्यूम हमेशा अपडेटेड रखें और एक कॉपी अपने पास रखें, फॉर्म फिल करते वक्त रिज्यूम देखकर सही मालूमात लिख सकेंगे। उसके बाद है रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द फॉर्म केयरफुली बिफोर बिगिनिंग एंड कंप्लीटेड। फॉर्म फिल करने से पहले पूरी ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको गौर से पढ़ें। कहीं प्रिंट लिखा हुआ है, कहीं हैंड राइट करना है, तो पहले पूरा समझ लें। उसके बाद है इफ़ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई प्रिंटिंग और हैंड राइटिंग रिस्पॉन्सेज डू एज रिक्वायर्ड। जो तरीका बताया गया है प्रिंटिंग या हैंड राइटिंग वही यूज़ करें, अपनी मर्जी से तरीका मत बदलें। उसके बाद है कंप्लीट एवरी ब्लैंक ऑन द फॉर्म इवन इफ़ यू हैव टू इंसर्ट एंट्रीज लाइक नन और नॉन एप्लीकेबल। तो फॉर्म में कोई भी खाली जगह मत छोड़ें। अगर कोई सवाल आप पर एप्लीकेबल नहीं होता तो नन या नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA लिख दें। खाली जगह ना छोड़ें, खाली जगह छोड़ना केयरलेसनेस लग सकता है। उसके बाद है कंप्लीट द फॉर्म करेक्टली एंड नीटली, कैरी अ स्मॉल डिक्शनरी विद यू टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली। तो फॉर्म साफ सुथरा और गलतियों से पाक लिखें। स्पेलिंग चेक करें, स्पेलिंग चेक करने के लिए अपने साथ छोटी सी डिक्शनरी रखें। स्पेलिंग की गलतियाँ बहुत बुरा इंप्रेशन देती हैं। उसके बाद है फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज योर
यहाँ पर थॉट्स केयरफुली एंड राइट अ ड्राफ्ट ऑफ आंसर ऑन अ पीस ऑफ पेपर बिफोर ट्रांसफरिंग टू द फॉर्म। तो जो लंबे जवाब वाले सवालों के लिए पहले किसी रफ पेपर पर जवाब को ड्राफ्ट लिखें, फिर उसे फॉर्म में ट्रांसफ़र करें। सीधा फॉर्म में लिखेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। उसके बाद है आंसर क्वेश्चंस ऑनेस्ट बट इन अ मैनर दैट विल एम्फसाइज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेसेस। ये जो सच्चाई से जवाब दें, लेकिन इस तरह के आपकी जो खूबियां हैं वो उभरें, कमियां नहीं। जैसे अगर पूछें व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो ऐसी वीकनेस बताएं जो कि एक्चुअली स्ट्रेंथ हो, जैसे कि आई वर्क टू हार्ड या आई एम टू डिटेल ओरिएंटेड। और फिर बताएं कि आप इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आंसर सजेस्टेड फॉर द रिज्यूम, कंसिडर केयरफुली वेदर टू इंक्लूड और ओमिट आंसर टू क्वेश्चन। तो अच्छा, ये पहले देख रहे थे कि आंसर क्वेश्चन ऑनेस्टली। अच्छा, एज सजेस्टेड फॉर द रिज्यूम कंसिडर केयरफुली, तो इसमें यह है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना जो कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं, जैसे कि उम्र, मज़हब, शादीशुदा स्टेटस, इनको सोच समझ कर फैसला करें कि उन्हें फिल करना है या नहीं। तो उसके बाद आ जाता है इफ़ द फॉर्म इंक्लूड अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट सैलरी यू एक्सपेक्ट टू रिसीव, राइट एन एक्चुअल फिगर ऑफ और रेंज ऑफ फिगर इफ़ यू हैव मेड सच अ डिसीजन और राइट समथिंग लाइक दिस। तो ये जो टाइपिकल जो रिटर्न एंड एक्चुअल फिगर, यहाँ पर यह है कि टिपिकल सैलरी पेड फॉर द पोजीशन टू समवन माय एबिलिटी। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि टिपिकल सैलरी पेड फॉर द पोजीशन टू समवन माय एबिलिटी। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं टू बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू, यहाँ पर नेगोशिएबल, यहाँ पर कह सकते हैं ओपन फॉर डिस्कशन। ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी जाए तो एक्चुअल फिगर या रेंज लिखें अगर आपने फैसला कर लिया है, वरना लिखें कि द टिपिकल सैलरी फॉर समवन माय एबिलिटी के टू बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू, यहाँ पे नेगोशिएबल है, यहाँ ओपन फॉर डिस्कशन है, लेकिन इसको खाली कभी भी मत छोड़ें। उसके बाद है अपॉन कंप्लीशन रिव्यू द एंट्रीज ऑफ कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, के फॉर्म भरने के बाद पूरा फॉर्म दोबारा चेक करें, कोई खाली जगह मत छोड़ें, कोई गलती तो नहीं है। एक आखिरी बार कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ज़रूर देख लें। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरव्यूइंग का प्रोसेस। तो गेटिंग रेडी फॉर एन इंटरव्यू इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग योर रिज्यूम, रिसर्चिंग द इंटरव्यूअर, फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज। तो रिज्यूम भेजने के बाद जब इंटरव्यू कॉल आए तो उसकी अच्छी तरह से तैयारी करना ज़रूरी होता है। इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मेंस है जिसमें आपकी बातचीत, बॉडी लैंग्वेज, तैयारी और कॉन्फिडेंस सब दिख जाता है। यहाँ पर कुछ तैयारी के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है गेटिंग रेडी, रिव्यू योर रिज्यूम, ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यूअर, फॉर्मुलेट आंसर टू क्वेश्चन यू आर लाइकली टू बी आस्क्ड। उसके बाद है बिकम फेमिलियर विद नॉन वर्बल क्यूज दैट कैन एनहांस योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो पहले ही रिव्यू योर रिज्यूम है कि अपने रिज्यूम दोबारा पढ़ें, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे याद करें, इंटरव्यूअर उसमें से सवाल करेगा। उसके बाद है ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यूअर के बारे में भी मालूमात हासिल करें, उसका नाम क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। इससे बातचीत में आसानी हो जाएगी और कनेक्शन बनेगा। उसके बाद है फॉर्मुलेट आंसर टू क्वेश्चन यू आर रेड और लाइकली टू आस्क। उसके बाद है कि उन सवालों का जवाब पहले से तैयार कर लें जो कि आमतौर पर पूछे जाते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए लिस्ट है उसमें से कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद है बिकम फेमिलियर विद नॉन वर्बल क्यूज दैट कैन बी इनहेंस योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। इसमें यह है कि नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि आई कांटेक्ट, पोस्चर, हैंडशेक, स्माइल, इनके बारे में जानने और प्रैक्टिस करें, ये आपकी बात से ज़्यादा बोलते हैं। उसके बाद है थिंकिंग अहेड अबाउट क्वेश्चंस, पहले से सवालों के बारे में सोचें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, प्लानिंग अहेड ऑफ द क्वेश्चंस विल हेल्प द हैंडल देम मोर कॉन्फिडेंटली एंड इंटेलिजेंटली। तो इंटरव्यूअर में ये आम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इनके जवाब पहले से सोचने, लिखने, प्रैक्टिस करें, इससे कॉन्फिडेंस आएगा और इंटरव्यू में नेचुरली जवाब दे सकेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला है टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर ग्रेट स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाई इज़ योर जीपीए नॉट हायर, अगर जीपीए कम हो, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ वी हायर यू व्हाट चेंजेस वुड यू मेक, व्हाट डिड नॉट लाइक अबाउट प्रीवियस जॉब यू हैव हैड। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू वांट टू बी 5 years फ्रॉम नाउ। फिर कह सकते हैं कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। फिर ये कह सकते हैं कि इज़ मनी इम्पोर्टेंट टू यू। तो इसका ये ऐसा कहते हैं इन सवालों का जवाब सोच समझ के तैयार करें। टेल अस अबाउट योर सेल्फ का जवाब 1-2 मिनट्स का होना चाहिए। अपनी तलीम, तजर्बा और स्किल्स का खुलासा। उसके बाद वीकनेसेस बताते हुए ऐसी वीकनेसेस बताएं जो कि असल में स्ट्रेंथ हो, और ये भी बताएं कि आप इस पर कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद आएगा व्हाट डू यू वांट टू वर्क हेयर। अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हेयर के लिए कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि 5 years फ्रॉम नाउ का जवाब रियलिस्टिक और एम्बिशियस देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेकिंग अ गुड इंप्रेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू,
इंटरव्यू के दरमियान अच्छा इंप्रेशन बनाने के 6 तरीके बताए गए हैं। स्पेसिफिक स्टेप्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में पहला इंप्रेशन बहुत अहम होता है, ये चीज़ें याद रखें। तो पहला है हमारे पास अप्रोप्रिएट ड्रेस इन इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड इंप्रेशन, के लिबास मुनासिब पहने, प्रोफेशनल साफ़ सुथरा आयरन कपड़े पहने, बिजनेस फॉर्मल जनरली बेस्ट होता है। उसके बाद है बी ऑन टाइम, वक्त पर पहुँचें। देर से आना बहुत बुरा इंप्रेशन देता है, 10-15 मिनट पहले पहुँच जाएँ। उसके बाद है बी कॉन्फिडेंट एंड कर्टेस, कॉन्फिडेंट रहें लेकिन मगरूर नहीं, सबके साथ कर्टेस रहें। उसके बाद रिसेप्शन से लेकर इंटरव्यूअर तक। उसके बाद है कीप आई कांटेक्ट विद इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के साथ आंख से आंख मिलाकर रखें, नजरें चुराने या इधर उधर देखना कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। उसके बाद प्रोवाइड थॉटफुल डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट आंसर, सोच समझकर सीधा और सच्चा जवाब दें, घुमाने की बजाय सीधी बात करें। अगर जवाब नहीं पता तो मान लें, झूठ मत बोलें। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी प्रोवाइड थॉटफुल डायरेक्ट आंसर। उसके बाद है वाइड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सैलरी, पहले इंटरव्यू में खुद को सैलरी के बारे में सवाल मत करें, जब वो क्वेश्चन पूछें या ऑफर के वक्त आएँ तब डिस्कस करें। पहले पूछेंगे तो ग्रेडी लग सकता है। उसके बाद है व्हाट डू इंटरव्यूज एवेलुएट, के द की एरियाज ऑन इंटरव्यूज असेस द कैंडिडेट्स। इंटरव्यूज आपकी हर बात को गौर से सुन रहा होता है और देख रहा होता है कि आप जॉब के लिए ठीक हैं या नहीं। ये 8 चीज़ें हैं वो एवेलुएट करते हैं, जिसमें है पहले आ जाते हैं हाउ मेंटली अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल इन द एप्लीकेंट, कि आप कितने होशियार हैं, सवाल सुनकर फ़ौरन समझते हैं या ठीक जवाब देते हैं कि नहीं। इज द एप्लीकेंट एबल टू ड्रा ऑन पेपर इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन्स, के क्या आप दी गई मालूमात को सही नतीजा निकाल सकते हैं, आपकी सोचने की सलाहियत है किस तरह की है। उसके बाद है कि डज द एप्लीकेंट डेमोन्स्ट्रेट अ डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ व्हेन कम्युनिकेटिंग, और हिज हर एबिलिटी शैलो एंड लैकिंग इन डेप्थ, कि आपकी बातचीत में जो गहराई है वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात करते हैं, यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझते हैं और समझना चाहते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर है व्हाट विल एप्लीकेंट कैपेसिटी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप मसले हल करने में कितने माहिर हैं। कोई मिसाल दो तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स बता सकते हैं या नहीं। उसके बाद आ जाता है हाउ विल यूजेस द एप्लीकेंट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड प्रेशर, के दबाव में आपकी कारकर्दगी किस तरह रहती है। इंटरव्यूअर के मुश्किल सवालों में भी आप शांत और कंपोज रहते हैं या नहीं। उसके बाद आ जाता है नंबर 6 पर है कि कैन द एप्लीकेंट सक्सीडेड इन द पोजीशन फॉर विच ही शी इज बीइंग इंटरव्यूड, के क्या आपके पास वो स्किल्स, तजर्बा और एटीट्यूड है जो इस जॉब में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। नंबर 7 पर है कैन दी एप्लीकेंट बी ट्रस्टेड, कि क्या आप भरोसेमंद हैं, आपकी बातों में सच्चाई लगती है या एग्जैगरेट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 8 पर है इज़ दी एप्लीकेंट प्रोफेशनली एंड सोशली मैच्योर, कि क्या आप जो पेशा वराना और माशरती तौर पर मैच्योर हैं, लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं और जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर, द की एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयर्स सीख। तो हैंड आउट जो है वो 11 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बताता है जो कि एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे होते हैं। अगर ये आप में हैं तो आप कामयाब होंगे। जिसमें पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड वर्क, प्रोफेशंस इन फील्ड ऑफ स्टडी, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एंड और इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल्फ मोशन है, लीडरशिप है, टीम वर्क है एंड लीडरशिप है। तो इन 11 में से कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी अक्सर टॉप पर होती है, इसलिए अपने आप को इस तरह ढालें कि ये खूबियाँ आप में नुमाया पाई जाएँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पीपल विद हाई EQ, जिसके के हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। रिसर्च शोज दैट द एम्प्लॉयर विद सर्टेन पॉसिबिलिटी ट्रेड्स टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल एट देयर जॉब। एज अ रिजल्ट मैनी एम्प्लॉयर्स टुडे सीक कैंडिडेट्स विद एन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वेश्चन। तो सिर्फ IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपको कामयाब नहीं बनाता, EQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन यानी कि जज्बाती सलाहियत भी उतनी ही ज़रूरी होती है, अगर ज़्यादा नहीं तो हाई IQ वाले जो अपने जज्बात को समझते हैं, दूसरों को जज्बात को समझाते हैं और उनके मुताबिक अमल करते हैं। पीपल विद हाई IQ जनरली पोजेस दीज डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट्स, उनके पास ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें थिंक क्लियरली एंड स्टे फोकसली ऑन द टास्क। तो यहाँ पर जो हाई क्यू वाले हैं उनकी ये कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस है यानी कि खुद की गई है, गुड इम्प्रेस कंट्रोल है कि अपनी जो ख्वाहिशात है उस पर कंट्रोल होता है, परसिस्टेंस होती है यानी कि साबित कदमी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, खुद पर भरोसा होता है, इनमें सेल्फ मोटिवेशन होती है यानी कि खुद को जो मुतहरक रखना होता है। उसके बाद एम्पैथी होती है, दूसरों के जज्बात समझना होता है, एबिलिटीज़ टू परस्यूड यानी कि आर्टिकुलेट अ मिशन, इंटरप्ट टू द मोड ऑफ ग्रुप एंड कम्युनिकेट विद पीपल इन टर्म्स दे अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं पीपल विद हाई क्यू, जिसमें पहले होती है कि दे क्लियरली स्टे फोकस
ऑन द टास्क एंड द हैंड वाइल अंडर प्रेशर। तो दबाव में भी दिमाग साफ रहता है और काम पर फोकस रहते हैं। उसके बाद है एडमिट टू देयर मिस्टेक, अपनी गलती मान लेते हैं। मेड कमिटमेंट्स एंड की प्रोमिसेस, वादे पूरे करते हैं। उसके बाद होल्ड देमसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर मीटिंग देयर गोल्स, अपने गोल्स के लिए खुद को जिम्मेदार समझाते हैं। सीक न्यू आइडियाज़ फॉर वैरायटी ऑफ सोर्सेज, के मुख्तलिफ ज़रिए से नए जो वो आइडियाज़ हैं, नए ख्यालात हैं, वो हासिल करते रहते हैं। उसके बाद हैंडल मल्टीपल डिमांड्स एंड चेंजिंग प्रायोरिटीज़ हैं, के जो कई डिमांड्स और बदलती प्रायोरिटीज़ को संभाल लेते हैं। मेकिंग सेक्रीफाइस टू मीट एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अहम गोल के लिए कुर्बानी देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कट थ्रू दी रेड टेप एंड बेंड आउटडेटेड रूल्स व्हेन नेसेसरी, की ज़रूरत पड़ने पर वो फजूल प्रोसीजर्स को छोड़ सकते हैं और नए तरीके अपनाते हैं। उसके बाद है सीक फ्रेश पर्सपेक्टिव इवन इफ दैट मीन्स ट्राइंग समथिंग टोटली न्यू, नए ज़रिए ढूंढते हैं चाहे बिल्कुल नए काम की क्यों ना हो या करना पड़े। उसके बाद है ऑपरेट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस रेदर देन अ फियर ऑफ फेलियर, कामयाबी की उम्मीद से काम करते हैं, ये नहीं कि नाकामी के डर से। उसके बाद है ट्राई टू लर्न हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सेट चैलेंजिंग गोल एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू रीच दैम, के मुश्किल गोल सेट करते हैं और उन तक पहुंचने के लिए सोचा समझा रिस्क लेते हैं। तो ईक्यू की अहमियत आज की दुनिया में बहुत बढ़ गई है। अगर जो आप दुनिया में बहुत बढ़ गया, अगर आप में ये सिफ्त है तो आपकी जॉब परफॉर्मेंस और कैरियर ग्रोथ दोनों बेहतर होंगे। इंटरव्यू में इनडायरेक्टली यही चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 44। लेक्चर नंबर 44 में हमने फंक्शन रिज्यूम पढ़ा, जिसमें स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फिर हमने वर्क एक्सपीरियंस को, एजुकेशन को सबऑर्डिनेट सेक्शन में रखा जाता है। इसके 3 फ़ायदे होते हैं। एम्प्लॉयर फ्रंट एंड देख लेता है। फिर हमने एप्लीकेशन फॉर्म बनने के 10 टिप्स देखी। फिर हमने इंटरव्यूइंग तैयारी के 4 स्टेप्स देखे। फिर हमने 10 आम इंटरव्यू सेवरल के सवाल देखे। फिर हमने हाई क्यूज़ देखा। फिर हमने देखा कि इंटरव्यू 8 चीज़ें एवेलुएट करता है। फिर हमने हाई क्यूज़ की 12 खूबियाँ देखी। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो हमने 10 कॉमन सवाल इंटरव्यू को पढ़े हैं, उनमें से कोई से एक दो सवाल आप चुन लें और उनका जवाब अपने अल्फाज में कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।